हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वापस से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए जीके की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में हम दोस्तों जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए थे, जो कि जनवरी में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों, अगर बात करें हम कुछ प्रश्नों की, तो आज के जो क्लास होगी उसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे कि अकबर ने किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। मछली के समूह को क्या कहते हैं, यह भी क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा कि कुनबी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, ऐसा हमें बताना है। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, इकोनॉमी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा है कि राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। यानी कि दोस्तों, हमसे पूछा है जो राजकोषीय नीति होती है उसके रूप में जो सरकार हमसे टैक्स लेती है और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, तो सरकार इस नीति को क्या कहती है, इकोनॉमी में इस नीति को क्या कहा जाता है। तो साथियों, याद रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तारवादी नीति। क्या हो जाएगी दोस्तों, विस्तारवादी नीति इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, विस्तारवादी नीति का मतलब है कि सरकार टैक्स के माध्यम से बड़े लोगों से पैसा लेती है और उसमें छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको कई योजनाएं, कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के देश का विकास, ये जो होता है ये होता है विस्तारवादी नीति के तहत। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं। जब भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से किसानों का गल्ला खरीद लेती है, खाद्यान्न खरीद लेती है, जैसे गेहूं वगैरह हम गांव में लेवी पर बेचने जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये एफसीआई के द्वारा किए जाते हैं। तो इसके लिए एक निश्चित मूल्य भी रखा जाता है और ये जो खरीदा गया जो खाद्यान्न होगा, खाद्यान्न का जो भंडार होगा, इसको क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, बफर स्टॉक। क्या बनेगा दोस्तों, बफर स्टॉक इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो बफर स्टॉक को आप लोगों को याद रखना है, जो कि किसानों के द्वारा खरीदा गया जो गल्ला होता, सॉरी, बेचा गया जो गल्ला होता है वो सरकार के द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था। तो साथियों, अगर बात करें बुलंद दरवाजा की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आयोग ने इसके गलत ऑप्शन दिए थे। क्या दिए थे, गलत ऑप्शन दिए थे, याद रखेंगे। जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, याद रखेंगे, इसका निर्माण हुआ था 1575 ईस्वी में। कब हुआ था, 1575 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, याद रखेंगे। किसने करवाया था, तो बादशाह अकबर ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो विजय थी, कहाँ की विजय की याद में बनवाया था, तो दोस्तों याद रखेंगे अकबर का एक अभियान था गुजरात अभियान। गुजरात अभियान की याद में दोस्तों याद रखेंगे अकबर ने इसको बनवाया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो दोस्तों, जो निर्देशक सिद्धांत है, जो डीपीएसपी है, जिसे हम दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी जो कि भारतीय जो संविधान है, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में स्थित है और ये बताना है दोस्तों किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान में क्या लिए गए हैं, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अंडे की जर्दी, यहाँ पर क्या पूछा है, अंडे की जर्दी, जिसे हम दोस्तों पीला भाग के नाम से जानते हैं,
कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो अंडे की जो जर्दी होती है इसमें कौन सा विटामिन होगा वो 90% से अधिक होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी 12। कौन सा विटामिन? विटामिन बी 12, जिसे साइनोकोबोलिन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट धातु इसमें पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और अंडे की जर्दी में विटामिन बी 12 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो ये जल में घुलनशील होते हैं और खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों इससे रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन के की बात करें तो दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसको याद रखेंगे। तो अंडे की जर्दी में विटामिन बी 12 होगा, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में लिखा है खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? अगर दोस्तों बात करें खो खो की तो खो खो का जो रन एंड टच खेल होता है कि छुओ और भाग जाओ, ये दोस्तों शुरू हुआ था आपका महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ था साथियों? महाराष्ट्र में ये खेल का रन एंड टच का खेल जो हुआ था ये शुरू हुआ था, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें खो खो की तो पहली प्रतियोगिता 1919 में बड़ौदा में खोली गई थी। ठीक है। जो खो खो है इसकी पहली प्रतियोगिता बड़ौदा में 1919 या 1918 में खेली गई थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर बात करेंगे साथियों अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस की तो साथियों अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 11 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2018 में याद रखेंगे इसका जो याद रखेंगे वर्ष 2018 नहीं होगा, यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस होगा इसका जो क्या कहेंगे इसका जो तारीख होगा वो 11 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और 2003 से इसके मनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अगर बात करें 2 अक्टूबर की तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बापू की जयंती पर याद रखेंगे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? चिल्ड्रन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे। और 13 जनवरी को क्या मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। तो दोस्तों इस दिन मनाते हैं विश्व हंसी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हंसी दिवस, यानी कि वर्ल्ड लाफिंग डे। ठीक है। 13 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व हंसी डे। ठीक है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के बारे में अगर बात करेंगे तो अजमेर में दोस्तों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहीं पर याद रखेंगे दोस्तों ये उर्स मनाया जाता है, उर्स महोत्सव। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है जीवित जड़ सेतु। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? तो जीवित जड़ सेतु दोस्तों याद रखेंगे ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है। जीवित जड़ सेतु का मतलब होता है दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज। और लिविंग रूट ब्रिज अभी हाल ही में यूनेस्को की कौन सी धरोहर में शामिल हुआ है? याद रखेंगे विश्व धरोहर में शामिल नहीं हुआ है, ये देखभाल धरोहर में यूनेस्को ने इसे शामिल किया है और ये मेघालय में पाया जाता है लिविंग रूट ब्रिज। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो बात करेंगे अगर 103वां संवैधानिक संशोधन की तो दोस्तों ये आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि EWS, जिसमें जनरल के लोगों को 10% आरक्षण देने की बात की गई है, ये आपका 103वां संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछा है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बात करें अगर दोस्तों हम चीन के राष्ट्रीय खेल की तो टेटे इसका सही उत्तर है, यानी कि टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो खेल हैं ये क्रिकेट माने जाते हैं, इसको याद रखेंगे। और भारत का भी कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसको याद रखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप कहेंगे सर पगला गए हैं का? तो हम पगलाए नहीं हैं, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, अभी ऑफिशियल सरकार ने इसकी घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है फ्लाइट ऑफ पिजन। फ्लाइट ऑफ पिजन
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्लाइट ऑफ पिजन अगर बात करें पुस्तक के बारे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के एक मशहूर लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है फ्लाइट ऑफ पिजन, इसको याद रखेंगे। अगर बात करेंगे शोभा डे के बारे में तो शोभा डे की एक पुस्तक है स्ट्रेटजी नाइट। क्या है? स्टेरी नाइट इनकी एक पुस्तक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सुधा मूर्ति की बात करें तो दोस्तों ये नारायण मूर्ति की पत्नी है, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी सासू माँ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर गीता पिरामल की बात करें तो ये भी एक भारतीय लेखिका है, इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे बिजनेस लीजेंड, बिजनेस महाराजास और बिजनेस मंत्रास। ठीक है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? गीता पिरामल ने लिखी हैं। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस प्रश्न के बारे में। मछली के समूह को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से मछली के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अगर बात करें मछली के समूह के बारे में तो जो मछली का समूह होता है वो दोस्तों स्कूल कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको हैरानी से नहीं देखेंगे, जो मछली आपके ग्रुप्स में रहती हैं उन ग्रुप्स को स्कूल कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स समझौता निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संस्थान है जिसका निर्माण किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। 1944 कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यूएसए में हुआ था, यूएसए में हुआ था, याद रखेंगे। इस दौरान 2 संस्थाएं बनाई गई थी दोस्तों, एक बनाई गई थी आईएमएफ और एक बनाई गई थी डब्ल्यूबी। ये दोनों की दोनों संस्थाएं आपकी कहां पर बनी थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बनी थी। तो आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईएमएफ कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के दौरान इसका निर्माण हुआ था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1945 से वर्किंग शुरू किया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 मानी जाती है, लेकिन सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स 1944 में। और विश्व बैंक, याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक जिसे हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, यह भी इसकी स्थापना हुई थी। और इन दोनों को, आईएमएफ को और डब्ल्यूबी को, जुड़वा बहन कहा जाता है। और इन दोनों के मुख्यालय दोस्तों याद रखेंगे कहां पर हैं? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित हैं, तो ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो लिखा है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, याद रखेंगे। जो जम्मू कश्मीर का संविधान था यह दोस्तों आपका 1956 में अपनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956। अगले प्रश्न में लिखा है कि फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो यह भी प्रश्न एक कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का क्वेश्चन है कि फ्रांस का यात्री है कौन सा? फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1656। 1656 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। वोल्गा इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण होता है? तो अगर बात कर लेते हैं हम सीसा की, तो सीसा जो होता है दोस्तों किस सिद्धांत का उदाहरण होता है, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो अगर सीसा की बात करें तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बल का। किसका हो जाएगा? जो सीसा होता है ये बल का उदाहरण होता है भौतिकी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? यानी कि जो बीमारी छूने से लगती है वो बीमारी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम 6 रोग कहते हैं या फिर कहते हैं टीबी। ठीक है, याद रखेंगे, टीबी भी कहते हैं, याद रखेंगे। 6 रोग, टीबी, ये हो जाती है एक छूत की बीमारी। मधुमेह आपके टचिंग से नहीं लगती है, स्ट्रोक टचिंग से नहीं होता है, दमा टचिंग से नहीं होता है। ठीक है, जो आपका जैसे कोरोना हुआ था ये भी एक छूत की बीमारी थी, यानी कि छूने से होने वाली बीमारी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस का सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11
15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं 5 सितंबर की, तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि टीचर्स डे मनाते हैं। 15 अगस्त को दोस्तों सभी को पता है हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। जबकि 2 जून की बात करें तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 एक तिथि थी जिस दिन तेलंगाना की स्थापना हुई थी, तो इस दिन तेलंगाना दिवस भी मना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर लोक कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर बताइए कि जो कुणबी नृत्य है ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें कुणबी नृत्य की, किसकी, कुणबी नृत्य की अगर दोस्तों बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुणबी नृत्य गोवा से संबंधित होता है। अगर सिक्किम की बात करेंगे दोस्तों, तो सिक्किम में दोस्तों होता है आपका याक, याक होता है, छाम होता है, ये दो याद रखेंगे, एक याक होता है, एक दोस्तों आपका छाम होता है। ये दोनों के दोनों नृत्य कहाँ से हैं, सिक्किम से हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें किसकी, मिजोरम की, तो आपने बांस नृत्य को बहुत ज्यादा सुना होगा जिसे बम्बू डांस के नाम से कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा दोस्तों हरब नृत्य के बारे में, किसके बारे में, हरब नृत्य के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे ये भी आपका मिजोरम में होता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की अगर दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका जो नृत्य होगा वो आपका रऊफ प्रमुख होता है। कौन सा, रऊफ नृत्य जो होता है जम्मू कश्मीर का, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन याद रखेंगे। कुणबी की बात करें तो गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गोवा में हो जाएगा कुणबी नृत्य। इसके अतिरिक्त गोवा में एक फेस्टिवल होता है साउ जोआओ। ठीक है, एक होता है सिग्मो, कौन होता है, एक दोस्तों सिग्मो होता है, उसके अतिरिक्त एक होता है साउ जोआओ। ठीक है, साउ जोआओ। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये नृत्य गोवा से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कुणबी का सही उत्तर गोवा होगा। अगला प्रश्न पूछा है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग होता है ये पुरा पाषाण कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरा पाषाण काल कहलाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है, पुरा पाषाण काल के अतिरिक्त आपका मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद दोस्तों धातु युग आ जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पुरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला युग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों हमें इसकी दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी बतानी है दोस्तों, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जब इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो इस दौरान जब ये दांडी पहुंचे तो इन्होंने 241 मील की यात्रा तय की थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले याद रखेंगे नमक सत्याग्रह 24 दिन की यात्रा के बाद पूरा हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन है। तो इन्फोसिस के हमें क्या बताने हैं, सेवानिवृत्त अध्यक्ष बताने हैं। तो इन्फोसिस जो कंपनी है, अभी हमने नाम बताया था नारायण मूर्ति का, जब बताया था सुधा मूर्ति के बारे में, तो नारायण मूर्ति यानी कि जो ऋषि सुनक हैं उन्हीं के ससुर जी हैं नारायण मूर्ति। ठीक है, याद रखेंगे। और ये इन्फोसिस के क्या हैं, सह संस्थापक हैं और पहले ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, NR नारायण मूर्ति। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें यासीस दाहिया की, तो ये तो दोस्तों policybazaar.com, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रचार policybazaar.com, यासीस दाहिया हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों हम आशीष गोयल की, ऑप्शन नंबर डी में अगर बात करें आशीष गोयल के बारे में, तो आशीष गोयल क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नवनीत सिंह की बात करें तो दोस्तों नवनीत सिंह आपके पेपर टैप कंपनी के क्या हैं, आपके संस्थापक हैं। इसको भी याद रखेंगे। तो हमारा प्रश्न पूछा गया था इन्फोसिस के बारे में, तो नारायण मूर्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।